हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो IBPS PO का इंटरव्यू होने वाला है उसमें करंट बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं और उसके लिए आपको क्या आंसर देना होगा, किस तरह से आपको तैयार रहना होगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपसे बजट के बारे में पूछा जा सकता है, बजट का बैंकिंग सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या प्रभाव होगा, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द बजट ऑन द बैंकिंग सेक्टर। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप किस तरह से आंसर करेंगे इसका, आइए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट होते हैं जो स्टॉल हो जाते हैं, रुक जाते हैं, राइट। तो जो बिल्डर्स होते हैं वो उन प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करते हैं, और जब वो प्रोजेक्ट पूरे नहीं होंगे तो बिल्डर उन्हें सेल नहीं कर पाएंगे। सेल नहीं कर पाएंगे तो जो उन्होंने बैंकों से लोन लिया हुआ है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो स्टॉल्ड बैंकिंग प्रोजेक्ट होते हैं इनके बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए भारत सरकार ने एक फंड बनाया था जिसका नाम था स्वामी फंड। स्वामी फंड को 2019 में लॉन्च किया था और इस स्वामी फंड को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बनाया था। ओके, तो इसका पर्पज़ क्या था? इसका पर्पज़ ये था कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हैं और जो स्टॉल्ड हैं, उनको कंप्लीट किया जाए। मान लीजिए कोई हाउसिंग सोसाइटी बननी है 4000 करोड़ से और 3000 करोड़ उसमें लग चुका है, 1000 करोड़ फिर सरकार इसमें डाल के पूरा कर देगी प्रोजेक्ट को। तो ये पर्पज़ था स्वामी फंड का कि जो फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड और स्टॉल्ड प्रोजेक्ट है उनको पूरा किया जाए। अभी बजट में क्या अनाउंसमेंट हुआ है? बजट में जो स्वामी फंड है उसका पार्ट 2 आ गया है, स्वामी फंड 2। इसमें सरकार 15,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किया है सरकार ने, और सरकार कह रही है कि जो अभी फाइनेंशियल ईयर है 2025-26, यानी जो अगला फाइनेंशियल ईयर है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक होगा, यानी फाइनेंशियल ईयर 26, उसमें 1 लाख हाउसिंग यूनिट्स को कंप्लीट करवाएगी। ये 1 लाख हाउसिंग यूनिट वो हैं जो कंप्लीट नहीं है, राइट। जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट हैं वो हैं 1 लाख हाउसिंग यूनिट, उनको कंप्लीट कराएगी। 15,000 करोड़ का एलोकेशन किया है। तो इसका बैंकिंग सेक्टर पे क्या इफेक्ट होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये कि बैंक्स जो हैं, क्योंकि हाउसिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टॉल पड़े हुए हैं वो कंप्लीट होंगे, और वो अगर कंप्लीट होंगे तो जो बिल्डर हैं उन हाउसिंग यूनिट को सेल कर पाएंगे, उनकी इनकम होगी जिससे वो अपने बैंक के लोन चुका पाएंगे। तो इससे जो NPA हैं बैंक के वो कम होंगे, ठीक है। जो होम बायर्स हैं उन्हें तो फ़ायदा होगा ही क्योंकि उन्हें पोजेशन मिल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बैंकिंग सेक्टर में ये चेंज आएगा इससे कि जो हाउसिंग रिलेटेड जो हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं बिल्डर उन्हें चुका पाएंगे और उससे NPAs जो हैं वो कम होंगे। क्या स्वामी फंड जो 1 था जो 2019 में बना था, क्या वो सक्सेसफुल हुआ? यस, उससे 50,000 यूनिट कंप्लीट हो गए, और इस साल मतलब ये जो अभी चल रहा है 2025, इसमें 40,000 और एक्सपेक्टेड है कि कंप्लीट हो जाएंगे। तो सरकार ने लेकिन जो स्वामी फंड 2 बनाया है उसमें टारगेट रखा है 1 लाख हाउसिंग यूनिट का, और 1 लाख हाउसिंग यूनिट और 15,000 करोड़ अमाउंट। तो स्वामी फंड 2 का क्या फायदा होगा? इससे बैंक्स को क्या होगा? बेनिफिट होगा बाय रिड्यूसिंग द स्ट्रेस फ्रॉम द स्टक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। एक दो चीजें आपको टेक्निकल चीजें भी पता होनी चाहिए यहाँ पे। स्वामी फंड किसने बनाया था? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, और इसको मैनेज कौन करता है? SBI कैप वेंचर्स। SBI कैप वेंचर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कंपनी है, SBI कैप वेंचर्स। और हमारी ये जो प्रॉब्लम है ये कितनी बड़ी है, ये जो स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं कितने हैं? तो प्रॉप इक्विटी एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है ये। इसने कहा कि भारत के 44 सिटीज़ में 5 लाख ऐसे स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, रुके हुए प्रोजेक्ट हैं जिन्हें हमें कंप्लीट कराना है। इन 5 लाख में से सबसे ज़्यादा नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में 76,000, उसके बाद सबसे ज़्यादा थाने में है, और तीसरे नंबर पर गुरुग्राम में है। तो ये पहला पॉइंट आपको बोलना है कि स्वामी फंड की वजह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक के इंप्रूव होंगे। उसके बाद जो इनकम टैक्स में चेंजेस हुए हैं, आप जानते हैं रिलीफ मिला है थोड़ा सा। तो इनकम टैक्स जो मेजर्स हैं उससे क्या फ़र्क पड़ेगा बैंक्स को? हम यहाँ पे जो बजट है उसकी सिर्फ बैंकिंग रिलेटेड बात कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर या जो दूसरे फील्ड है उनको कवर नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है, आप जानते हैं कि अब 12 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं है, पहले ये 7 लाख रुपए तक था। और टैक्स स्लैब में भी कुछ चेंजेस हुए हैं जिससे लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा बचेगा, यानी मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। जब लोगों के पास पैसा बचेगा तो उससे क्या होगा? उससे कंजम्पशन बढ़ेगा, यानी लोग उस पैसे को खर्चेंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग उसे खर्च देंगे, तो उससे लोग उसे बैंक में भी जमा कराएंगे, यानी मोबिलाइज होगा डिपॉजिट। जैसे मान लीजिए अब अलग अलग कैलकुलेशंस हैं, जैसे मान लीजिए किसी की 12 लाख रुपए अगर इनकम है तो वो लगभग 80,000 रुपीज़ बचा पाएगा, ठीक है। ऐसे ही किसी की मान लीजिए अगर 50 लाख रुपए की इनकम है तो उसको भी फ़ायदा होगा, 1 लाख रुपए से ऊपर 1.1 लाख तक का फ़ायदा उसे होगा इस बजट स्लैब की वजह से। तो जो ना सिर्फ मिडिल क्लास बल्कि जो थोड़ा अपर मिडिल क्लास भी है
उसके भी पैसे बचेंगे, तो जो भी पैसा बचेंगे या तो वो उसको खर्च करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा कंजम्पशन से। कंजम्पशन एक मेजर इशू है, इंडिया की जो पूरी इकोनॉमी है वो कंजम्पशन रिलेटेड ही है बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ आवर पॉपुलेशन। एक ये फायदा होगा, लोगों के पास जब पैसा बचेगा तो वो उससे अपने डेट्स भी सेटल कर सकते हैं, यानी अगेन बैंक्स को फायदा होगा कि डेट सेटल हो रहे हैं और मोबिलाइज होंगे डिपॉजिट। जैसे लोग उसे एफडी में डाल सकते हैं यानी कि टर्म डिपॉजिट में, या उसे अपने सेविंग अकाउंट में डाल सकते हैं, यानी कि जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कासा डिपॉजिट है वो बढ़ेंगे। और आप जानते हैं कासा डिपॉजिट मिलना अब आसान नहीं रहा बैंक्स के लिए। वो क्यों? क्योंकि जो न्यू जनरेशन है वो बैंक्स में पैसे डालने की बजाय एफडी या दूसरे इंस्ट्रूमेंट में वो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड या उसमें प्रेफर करती है फॉर हायर रिटर्न्स। तो बैंक्स के लिए कासा डिपॉजिट रेज करना लगातार डिफिकल्ट होता जा रहा है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर बैंक दूसरे तरीके अपना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स जो हैं आजकल बॉन्ड बहुत ज़्यादा इशू कर रहे हैं, तो बॉन्ड्स डेट इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें बॉन्ड इशू करते हैं, उसके बाद पब्लिक उनमें इन्वेस्ट करती है, बैंक उन्हें फिर एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस करते हैं। तो इस तरह के बैंक्स जो है इनोवेटिव तरीके अपना रहे हैं। तो क्या फ़ायदा होगा? डिपॉजिट बढ़ेंगे। एक ये फ़ायदा होगा, बजट्स की वजह से डिपॉजिट बढ़ेंगे, डेट्स जो हैं लोगों की वो कम होंगी। टीडीएस में भी थोड़ा रिलीफ मिला है, आप जानते हैं। तो जो सीनियर सिटीजन के लिए है वो 1 लाख कर दिया है, और जो अदर इंडिविजुअल है उनके लिए 40,000 से बढ़ा के 50,000 कर दिया है। इसका क्या मतलब है रिलीफ का? इसका मतलब ये है कि बैंक आपके ऊपर टैक्स तब तक डिडक्ट नहीं करेगा जब तक आपका एनुअल इंटरेस्ट इनकम 50,000 रुपये कम से कम ना हो जाए। आपने मान लो बैंक में पैसा डाला और आपका जो इंटरेस्ट का फ़ायदा हुआ आपको वो लेट से 45,000 हुआ, तो उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बैंक डिडक्ट नहीं करेगा, टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा जब तक 50,000 आपकी इनकम नहीं हो जाती, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो फिर 1 लाख नहीं हो जाती। तो इससे भी जो डिपॉजिट को लेके सेंटीमेंट है वो इंप्रूव होंगे और डिपॉजिट मोबिलाइजेशन बढ़ेगा। इन सबको लेके जब हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी मिस्टर एम नागराजू, ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सेक्रेटरी हैं, इनसे पूछा गया कि कितना आपको लगता है डिपॉजिट मोबिलाइज होगा, सरकार ने जो इनकम टैक्स में रिलीफ दिया है, टीडीएस वगैरह में जो रिलीफ दिया है, तो 40 से 45,000 करोड़ का उन्होंने कहा एक एस्टिमेट दिया है। 40 से 45,000 करोड़। मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल मीन्स मोर डिपॉजिट्स एंड मोर कंजम्पशन बोथ। उसके बाद बजट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे जिससे बैंक्स को फायदा होगा, जैसे क्रेडिट ग्रोथ मतलब जो बैंक लोन देते हैं, जो एडवांसेस देते हैं, उनमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, खास तौर पे एमएसएमई सेक्टर में। वो कैसे? तो सबसे पहले जो क्रेडिट गारंटी कवर है एमएसएमईज के लिए वो बढ़ा दिया गया। अब ये क्रेडिट गारंटी क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बैंक्स को ये कहती है कि आप एमएसएमईज को ज़्यादा से ज़्यादा लोन दीजिए, लेकिन अगर बैंक कहते हैं कि एमएसएमईज को लोन देने से एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बढ़ जाते हैं, पैसा वापस नहीं आता, तो सरकार कहती है उसकी गारंटी हम ले रहे हैं। इसको बोलते हैं क्रेडिट गारंटी। तो उससे क्या होगा, बैंक्स डरेंगे नहीं एमएसएमई को लोन देने में, क्योंकि सरकार ने गारंटी ले ली। तो सरकार की जो पुरानी गारंटी है वो कितने की थी? 85% अप टू 5 करोड़। यानी जो पुराना क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर एमएसएमई बनाया था, इस स्कीम को हम बोलते हैं CGTMSE, यानी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएसएमई सेक्टर। तो ये जो स्कीम आई थी, ये पुरानी स्कीम है, इसमें 5 करोड़ रुपए था पहले एक, यानी कि एक माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज जो है 5 करोड़ रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन ले सकता था, और अगर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाए तो 85% सरकार बैंक्स को रिइंबर्स कर देगी। अब ये अमाउंट बढ़ा दिया गया है, अब ये 10 करोड़ कर दिया गया है, यानी बैंक्स के पास लोन देने की अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है। बैंक्स अब ज़्यादा लोन दे पाएंगे, यानी बैंक के बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी, राइट? क्योंकि क्रेडिट गारंटी बढ़ा दी है 5 करोड़ से 10 करोड़, यानी अब बैंक 10 करोड़ रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन एमएसएमईज को देंगे, और उसमें वो चिंता नहीं करेंगे क्योंकि सरकार ने 85% तक उसको कवर किया हुआ है। इनफैक्ट स्टार्टअप्स में भी क्रेडिट गारंटी बढ़ा दी है। स्टार्टअप्स में पहले 10 करोड़ तक थी और अब 20 करोड़ कर दी है। तो ये एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है बैंक्स के पास। इतना ही नहीं, जो एक्सपोर्टर एमएसएमई हैं, जो बहुत अच्छी एमएसएमई है जो एक्सपोर्ट करती हैं, उनके लिए भी कवर ये 20 करोड़ रुपए कर दिया है। ठीक है, तो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए 10 करोड़, एक्सपोर्ट ड्रिवन एमएसएमईज के लिए 20 करोड़ और स्टार्टअप्स के लिए 20 करोड़। तो इससे बैंक्स के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना लैंडिंग बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। और ये जो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएसएमई है, ये किसने स्टार्ट किया था? ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने सिडबी के साथ मिलकर स्टार्ट किया था। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने सिडबी के साथ मिलकर स्टार्ट किया था सन 2000 में। 2000 ईयर वॉज 2000 जब ये स्टार्ट किया था। तो इसमें 10 करोड़ रुपए तक माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज लेंगे तो 85% तक की गारंटी सरकार ने ली हुई है। उसके बाद क्या ये फंड सक्सेसफुल रहा? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएसई क्या ये सक्सेसफुल रहा? यस। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2024 में देखें तो
ये जो इन्होंने अमाउंट दिया 2 लाख करोड़ रुपए तक की गारंटी इन्होंने ली हुई है सारे एमएसएमईज में मिला के। फाइनेंशियल ईयर 23 में ये अमाउंट 1 लाख करोड़ था और उससे फाइनेंशियल ईयर 22 में ये 56,000 करोड़ था, यानी ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पता चलता है कि बैंक्स का बिजनेस भी बढ़ रहा है क्योंकि क्रेडिट गारंटी अमाउंट जो है टोटल वो बढ़ता जा रहा है, राइट। एक और चीज कर दी है, अगर मान लीजिए कोई एमएसएमई वुमेन ओन्ड है, हमारे जो नए मिनिस्टर है एमएसएमई के जीतन राम मांझी, उन्होंने अनाउंस करा अगर कोई एमएसएमई वुमेन की है, वुमेन उसकी ओनर है, तो 85% गारंटी की बजाय सरकार 90% गारंटी ले रही है। समझ में आया? तो 90% है क्योंकि 27 लाख के आसपास ऐसी एमएसएमई है इंडिया में जो वुमेन ओन्ड हैं, तो उनको फिर ऑब्वियसली बैंक और ज़्यादा मोटिवेट होंगे लोन देने के लिए। तो नॉर्मल बैंक के लिए, नॉर्मल जो एक बैंक है कोई भी, तो वो किसी भी कंपनी को 85% तक की गारंटी दे रहा है, लेकिन अगर वो वुमेन ओन्ड है तो 90% तक, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट वही रहेगा 10 करोड़ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, लेकिन क्रेडिट गारंटी में थोड़ा सा एक रिलीफ वुमेन के लिए ज़्यादा है। उसके बाद जो नई डेफिनेशन आई है एमएसएमई की, इससे भी बैंक्स के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोन देने की, राइट। तो क्या है वो, अब आप देखिए माइक्रो एंटरप्राइज किसे कहते हैं। माइक्रो एंटरप्राइज, ये पुराना है तो पुराने वाले को मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, मैं अभी रिवाइज्ड वाले को करूंगा, यानी जो अभी आया है। अगर मान लीजिए आप एक छोटी सी इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए अपने घर में ही आप कुछ इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट अगर 2.5 करोड़ रुपए तक है और आपका सालाना कारोबार यानी आपका रेवेन्यू जितने का आप सामान बेच रहे हैं वो 10 करोड़ रुपए तक है एक साल का, तो हम उसे कहेंगे लघु यानी माइक्रो एंटरप्राइज। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ रुपए तक है और आपका सालाना रेवेन्यू 100 करोड़ तक है तो हम उसे बोलेंगे स्मॉल एंटरप्राइज। अगर आपकी मान लीजिए इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ तक है और आपका सालाना कारोबार 500 करोड़ तक है तो उसे बोलेंगे मीडियम एंटरप्राइज। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा, ये आप देख सकते हैं लिमिट बढ़ा दी है, यानी अब बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज आएंगी इसके एम्बिट में, क्योंकि पहले 250 करोड़ था फॉर एग्जांपल, यानी जिस कंपनी का रेवेन्यू 250 करोड़ से कम है वो मीडियम है, लेकिन अब जिसका रेवेन्यू 500 करोड़ से कम है वो मीडियम है, यानी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएंगी, राइट, जो मीडियम एंटरप्राइज होंगी। इसी तरह जो स्मॉल एंटरप्राइज है वो भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि पहले 50 CR था वो 100 है। तो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जब बढ़ जाएंगी एमएसएमई, तो उससे बैंक्स को ज्यादा बड़ा पूल अवेलेबल है लोन देने के लिए। और बैंक्स एमएसएमई का नंबर अगर बढ़ गया तो उससे बैंक्स को फायदा क्यों है? क्योंकि बैंक्स को तो एमएसएमई को लोन देना ही है, क्योंकि 40% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता है, उसमें एमएसएमई भी आते हैं, राइट। तो जो नॉर्मल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं उनको 40% अपना जो लोन देने के लिए अमाउंट उनके पास है 40% उनको प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना होता है, उसमें एमएसएमई भी आते हैं। ऐसे ही जो हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं या रीजनल रूरल बैंक हैं उनको 75% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता है, अगेन उसमें एमएसएमई एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जब एमएसएमईज का नंबर बढ़ जाएगा तो एमएसएमईज को लोन देना भी इजी हो जाएगा, एमएसएमई की जो हमारी क्रेडिट लिमिट है जो प्रायोरिटी सेक्टर की उसको अचीव करना भी इजी हो जाएगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रेडिट ग्रोथ की बैंक्स के पास है। उसके बाद इस बजट में एक और चीज़ है, वो है क्रेडिट कार्ड। जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड, क्योंकि माइक्रो एंटरप्राइज जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इनके पास उतनी बैंडविड्थ नहीं होती, उतना पैसा नहीं होता, तो लोन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इनके पास आती है, क्विक लोन, और वो उन्हें नहीं मिल पाता अक्सर जो फॉर्मल बैंक है उनसे। तो उनके लिए एक क्रेडिट कार्ड है, इसमें 5 लाख रुपए की लिमिट होगी। ये उन माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए है जो उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, उद्यम पोर्टल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो 10 लाख कार्ड इशू किए जाएंगे इस स्कीम में और क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगी 5 लाख, राइट। इसके अलावा जो 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हैं जिनमें वुमेन, SC, ST ये भी कवर्ड हैं इस स्कीम में, तो इन्हें अगले 5 साल में सरकार 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन देगी। तो अगेन ये सब अपॉर्चुनिटीज हैं बैंक्स के पास क्रेडिट ग्रोथ की। तो ये था हमारा बजट में जो पॉजिटिव्स जो थे बैंकिंग सेक्टर को रिलेटेड। क्या कोई बजट में मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी बैंकिंग के लिए जो हम कर सकते थे? मे बी FDI लिमिट को हम इंक्रीज कर सकते थे। जो हमारे सरकारी बैंक है उनमें 20% होती है सिर्फ FDI लिमिट, हम उसको बढ़ा सकते थे। उससे जो हमारे सरकारी बैंक हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता, ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस थे, ज़्यादा एक्सपेंशन के चांसेस थे। वो शायद एक कहीं ना कहीं मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि FDI लिमिट को बढ़ाया जाएगा, 20% है सरकारी बैंकों के लिए, उसको बढ़ाया जाएगा। फिर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को और अच्छा स्ट्रीमलाइन करने के लिए कई बार मांगे उठती रही हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है हमारे पास सरफेजी एक्ट लगता है, हमारे पास डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स हैं, बट कहीं ना कहीं अभी भी वो प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ ऐसा कोई खास अनाउंसमेंट नहीं हुआ। फिर पब्लिक सेक्टर जो बैंक हैं इवेंचुअली तो उनको प्राइवेटाइज किया ही जाना है। सरकार ने भी इस बारे में कहा है कि बस वो 2-3 ही बैंक प्रेफर करते हैं बड़े, रादर देन अभी जो 12 हैं। तो उसको लेके कोई बात नहीं हुई कि उसको फास्ट ट्रैक करने के ऊपर। तो ये भी एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि जो काम अल्टीमेटली करना ही आपको
तो वाई नॉट नाउ, तो वो भी कहीं ना कहीं एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। इसके अलावा बैंकिंग जो है, हमारी जो बैंक है वो compete कर रहे हैं आजकल फिनटेक कंपनीज से, तो बैंकिंग में कैसे हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें या उस बारे में भी कोई खास बजट में कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिला, तो ये कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। क्या बजट की वजह से बैंकों को कोई रिस्क है जो बढ़ सकता है? हाँ, बढ़ सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी है, राइट। देखो वैसे तो किसान क्रेडिट कार्ड में आप इससे ज़्यादा भी लोन ले सकते हो, आप चाहो तो 10 लाख ले सकते हो, 15 लाख ले सकते हो, लेकिन तब आपको इंटरेस्ट सबवेंशन का फायदा नहीं होगा। इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है? किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है उसमें ये होता है कि आपको जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है, ये डिफरेंस होता है। इंटरेस्ट रेट कम कैसे होता है? तो इंटरेस्ट रेट 7% होता है किसान क्रेडिट कार्ड में। जो भी आप लोन ले रहा है, कोई किसान, मान लो किसी किसान ने लोन लिया, तो 7% उसे ब्याज देना है, और अगर वो सही टाइम पे चुका देगा उसे, तो उसको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, यानी जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे सिर्फ 4% भरनी है। दैट्स इट। 7% है वैसे तो, इनफैक्ट वैसे तो 9% होता है, 2% हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उसे पहले ही कम करके 7 कर देती है, लेकिन अगर वो उसे भी टाइम पे चुका देता है तो 3% का उसे इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, तो 4% उसे भरना होता है। तो 5 लाख जो मैं लिमिट बता रहा हूँ वो मैं इंटरेस्ट सबवेंशन की बता रहा हूँ, मतलब अगर वो 5 लाख से ज़्यादा का लोन लेगा, मान लो कोई किसान 7 लाख का लोन ले रहा है किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू, फिर उसे ये इंटरेस्ट सबवेंशन का फायदा नहीं मिलेगा। तो किसान क्रेडिट कार्ड में जो इंटरेस्ट सबवेंशन की लिमिट है वो 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दी है। तो इसका कुछ नुकसान क्या हो सकता है? कुछ एनालिस्ट का कहना है कि इससे नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ सकते हैं। अगर मार्च 2024 तक आप देखें तो किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो लोन है देवर अराउंड 9.81 लाख करोड़, लगभग 8 करोड़ किसानों को उससे फायदा हुआ। 9.81 लाख करोड़ के लोन किसानों ने लिए हुए हैं किसान क्रेडिट कार्ड से। अभी एचडीएफसी बैंक ने भी चिंता जताई थी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ रहे हैं लगातार एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर क्रेडिट भी बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर क्रेडिट अगर आप देखें तो लगभग 22 लाख करोड़ हो गया है, 22 लाख करोड़, विच मेक्स अप फॉर 13% ऑफ द टोटल बैंक क्रेडिट। तो एक एनपीएस को लेकर थोड़ी सी चिंता बढ़ सकती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द इंटरेस्ट सबवेंशन लिमिट ऑफ द केसीसी लोन्स फ्रॉम 3 लाख टू 5 लाख। तो ये था हमारा करंट बेस्ड क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट। मेरा जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं कवर करूंगा कि जो लेटेस्ट इनोवेशन है आरबीआई की, वो आपसे पूछ सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो लेटेस्ट इनोवेशन है वो क्या है। उसमें हम देखेंगे जो जो इनोवेशन है, बहुत सारे इनोवेशन है वो हम देखेंगे। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं कवर करूं इंटरव्यू के लिए, समय बहुत कम है, तो भी आप मुझे जरूर बताना। जाने से पहले आपको बता दूं कि मेरा बैंकिंग अवेयरनेस का करंट और स्टैटिक दोनों का कोर्स आता है, इंटरव्यू में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरा डेली करंट अफेयर्स का कोर्स भी आता है, बेस्ट सेलर, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। आपसे मिलता हूं सेट नंबर 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।